हाँ बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। तो किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट जाए, टूट जाए और टूटने के बाद वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाए। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया बेटा क्या? रेस्पिरेशन। यहां तक तो बात क्लियर है। एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे हू ला ला। अगर ज्यादा समझ में आ जाए तो हुड़ी बाबा। क्या बोलोगे? हुड़ी बाबा। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो लिखोगे बकवास। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस एम्फीबोलिक होता है। एम्फीबोलिक का मतलब ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें कैटाबोलिक प्रोसेस भी चल रहा है और साथ में एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन और एनाबोलिक का मतलब फॉर्मेशन। जनरली रेस्पिरेशन कैटाबोलिक ही है, लेकिन बीच बीच में जो इंटरमीडिएटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फॉर्मेशन का काम भी करने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमने इसको क्या बोल दिया? एनाबोलिक भी है। तो यहां पर कलेक्टिवली एक ही पथ में क्या हो रहा है? कैटाबोलिक भी चल रहा है और एनाबोलिक भी चल रहा है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? एम्फीबोलिक पाथवे। बस इतनी सी बात याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक, कैटाबोलिक, एनाबोलिक। तो हमारा आंसर क्या होगा? एम्फीबोलिक। बकवास। आगे बढ़ते हैं। इट इज एक्सर्गोनिक पाथवे। एक्सर्गोनिक पाथवे का मतलब होगा बेटा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो तो उसको हमने नाम दे दिया एक्सर्गोनिक पाथवे। देखो, इसी का अपोजिट होता है एक एंडरगोनिक पाथवे। एंडरगोनिक पाथवे का मतलब हो गया यहां पर क्या कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज हो रही हो, सॉरी, ऐसा पाथवे जिसमें एनर्जी यूज हो रही हो तो उसको हम नाम देते हैं एंडरगोनिक। रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक। इसी का अपोजिट एंडरगोनिक। और एंडरगोनिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन को अलग अलग बेस पर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। बात समझ में आ रही है? चलो, हमने रेस्पिरेशन को अलग अलग बेस पर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है, जैसे कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये किस बेस पर किया है हमने? सबस्ट्रेट के बेस पर, कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट को या कर रहे हैं फैट को। इन दोनों में से किसी को हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या नाम दे दिया हमने? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म, खाना नहीं मिला, तो बॉडी में अब हम एनर्जी किससे लेने लग जाएंगे? फैट से। धीरे धीरे फैट भी खत्म, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। न तो अब हमारे पास बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है ना ही फैट है, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। उस कंडीशन में प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। मतलब अब एनर्जी किससे लेंगे हम? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके। अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर हमने यही बोला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। फर्स्ट इज फ्लोटिंग, सेकंड इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। जनरली उसके बाद एक और जनरली। हम कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर 2-4 दिन तक खाना नहीं मिले
बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट खत्म तो उस कंडीशन में किसका ब्रेकडाउन शुरू? फैट का। धीरे धीरे फैट भी खत्म। फैट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन की बारी। अब बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लग जाएगा और प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो इसको हमने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अगर सपोज करो कि प्रोटीन भी खत्म तो एनर्जी किससे लेंगे? तब जाकर हम क्या हो जाएंगे? टपक जाएंगे और इस दुनिया से चल बसे। बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बेस पर हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है, मतलब या तो कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन तो है लेकिन उसका सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब देखो, अगर ऑक्सीजन नहीं है या इनसफिशिएंट है तो सबस्ट्रेट क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होगा, सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होवेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी सबस्ट्रेट है और वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, अपूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी लेस अमाउंट में होगी। और वो अमाउंट क्या होगा? वो अमाउंट हो जाएगा 2 ATP, मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में एटीपी रिलीज होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, 2 ATP रिलीज होगी। अगली बात आती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन से सेल्स में चलेगा, कहां पर होवेगा? तो देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज या ब्रेकडाउन करने के लिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही चलेगा, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ऑपरेट हो सकता है। कौन? anaerobic respiration. Anaerobic respiration mostly occurs in prokaryotic cell but may be operate in eukaryotic cell. अब देखो, यूकैरियोटिक में कौन हूं मैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा क्या चलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन मैंने बोला कि हमेशा हमेशा नहीं चलेगा, कभी कभी हम हार्ड वर्क कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, हालांकि मैं करता नहीं हूं लेकिन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसका अमाउंट इनसफिशिएंट हो जाता है। तो चलना क्या चाहिए था वैसे तो? एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन ना चलकर क्या चलने लग जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गई है? कमी हो गई है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लग जाता है। तो याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, पहला, मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स बट नॉट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट्स मे बी अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल।
कंडीशन पर डिपेंड करता है और यही क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। अगली बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा पूरे चैप्टर में हमें फोकस रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन पर। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो भी हम सब्सट्रेट ले रहे हैं उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा, वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा, है ना। अगर वो पूरी तरह से टूट रहा है तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और वो कितनी होगी, या तो होगी 36 या होगी 38। 36 एटीपी या 38 एटीपी रिलीज होना डिपेंड करेगा किस पर, कंडीशन पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। और ये कहां पर चलता है, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मैं एक यूकैरियोटिक सेल हूं, मतलब ऑर्गेनिज्म हूं, और मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, नाना प्रकार की गतिविधियां करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, जहां पर सबस्ट्रेट जो होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। पूरे चैप्टर में हमें फोकस रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन पर, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, बाय। ओके 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 ओके। हुडी बाबा बेटा, हुडी बाबा, हुडी बाबा बेटा, हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन और पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बोला था कि हम पूरा फोकस एरोबिक रेस्पिरेशन पर करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो भी सबस्ट्रेट होगा उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा, मोर एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हो सकती है 36 या 38 एटीपी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब भी मैं सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं तो यहां पर हमें हमारे माइंड में एक ही बात याद रखनी है, वो होगा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। क्योंकि जनरली उसके बाद एक और जनरली जो ऑक्सीडेशन हम एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी करते हैं वो किसका होता है, ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम, और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। और इसको कंप्लीट होने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स होती है। पहली है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है लिंक रिएक्शन, तीसरी है क्रेब्स साइकिल। सपोज करो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पहले वो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, फिर उसके बाद जाएगा वो लिंक रिएक्शन में, उसके बाद जाएगा वो क्रेब्स साइकिल में। इस तरह से जो सबस्ट्रेट होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर क्यों हो रहा है ये, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे। तो मैंने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है फॉलोइंग स्टेप्स में। पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी लिंक रिएक्शन, तीसरी क्रेब्स साइकिल, तब जाकर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस बात पर कंफ्यूज मत होना कि मैंने ETS क्यों लिखा है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए मैंने लिखा है कि इसका एक और नाम है EMP पाथवे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। EMP पाथवे हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी या इसके बारे में सबसे पहली बार 3 साइंटिस्ट ने बताया था। पहला है एम्डेन, मेयरहॉफ और पारनास। इन्हीं के नाम पर हमने इसको क्या नाम दे दिया, EMP पाथवे, ठीक है। अगली बात आती है क्या,
कि कहां पर चलता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर ऑपरेट होगा? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दुनिया की हर सेल में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। शानदार बात लिखी मैंने, बहुत शानदार बात। कॉमन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चाहे कोई सा भी रेस्पिरेशन चल रहा हो, चाहे एरोबिक चले एनारोबिक चले, ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही। सही बेटा, मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही चलेगा, एरोबिक हो या एनारोबिक हो। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो वहां पर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब ये तीनों स्टेप्स आएगी। इसीलिए हमने क्या बोला है एनारोबिक रेस्पिरेशन को? क्या बोला है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि वो वहां पर क्या चलेगा? ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, उसके बाद वो वहीं पर फिनिश। ठीक है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पर लिंक रिएक्शन भी चलेगा ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और लिंक रिएक्शन के बाद क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगली बात, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 ATP बनेंगे और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। अब मैंने एक और बात बोली थी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल और केवल 2 ATP ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल ग्लाइकोलाइसिस ही चलता है। लेकिन अगर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल भी चलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहां पर क्या होगा? मोर ATP फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज कर देता हूं मैं। हाँ तो बेटा देखो, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म है, यह सेल है। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और जो भी हम ठूस रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट होकर फाइनली कहां जा रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में। सपोज करो कि ये क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाएगा तो यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? पायरुविक एसिड। The process which take place in the cytoplasm and in which 6 carbon molecule glucose convert into 3 carbon molecules pyruvic acid is called glycolysis. अब एक बार शानदार और इंग्लिश में बोलूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है। देखो, वो प्रोसेस जिसमें 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लूकोज क्या हो रहा है? 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में, मतलब पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं। उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? ग्लाइकोलाइसिस। और इस प्रोसेस में क्या होगा? 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, साथ में 2 NAD कन्वर्ट होंगे 2 NADH2 में। इन 2 NADH2 का क्या होगा? इसको हम सस्पेंस रखते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहां पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में 2 NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। बेटा इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जब तक के लिए बाय 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 बाय।